Hello dear students, this is Dr. Isha Gabri from Physics Vision and we are continuing the discussion of the previous year papers, and here we are discussing June 2021 paper question number 21 to 50. It will be done in two parts of the videos. First part already has been uploaded from question number 1 to 20, and this part will have question number 21 to 35, and the third part you will have 36 to 50. Chaliye. So let us start with the first question, question number 21. A particle of rest mass m naught is moving with velocity of 0.9 c. If c is velocity of light, then kinetic energy is. ये क्वेश्चन बेटे मैकेनिक्स का है. मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, मैकेनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है पेपर में करने वाली, वो रिलेटिविटी है. मैकेनिक्स के लिए सपोज करो आपके पास पेपर में टाइम नहीं बचता क्योंकि कम वेटेज आती है, अब रिलेटिविटी का टॉपिक जरूर करके जाइएगा. और रिलेटिविटी में से तीन ही तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं. एक तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशंस, टोटल एनर्जी कैलकुलेशंस, और तीसरा मास के बेसिस पे. ठीक है, तो चलिए लेट अस डू दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमें पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है 0.9 c. तो अगर 0.9 c उसकी वेलोसिटी है तो उसके अकॉर्डिंगली पहले हमें m निकालना पड़ेगा. m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. So it becomes velocity is 0.9 c, that is 1 minus 0.9 का स्क्वायर मतलब 0.81 c square upon c square. When you sort it out, it will come out to be 0.2.481 times m naught. तो ये मास आ गया. हमसे किनेटिक एनर्जी पूछी गई है. किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है m minus m naught into c square. So मास m हमने निकाल लिया है 2.481 m naught माइनस m naught into c square. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे it will become 1.481, ठीक है, m naught c square. So the nearest option to me is 1.3 m naught c square. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. ये पेपर उस टाइम का पेपर है जिस टाइम बीएससी और एमएससी इंक्लूडेड थी. तो ये एमएससी का क्वेश्चन है, क्लासिकल मैकेनिक्स का. मैरिटोरियस और जो लेक्चर कैडर के बच्चे पेपर दें वो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन. बट फ्रॉम मास्टर कैडर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, रादर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट इन सिलेबस. So यहाँ पे पूछा गया LNHR, Lagrangian and Hamiltonian respectively and the generalized coordinate QJ is cyclic, then it is absent in. तो जब कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक हो जाता है, साइक्लिक को बोलते हैं इग्नोरेबल. तो ऐसा कोऑर्डिनेट फिर दोनों में ही एब्सेंट होता है, लैग्रांजियन में भी और हैमिल्टोनियन में भी. एज यू नो कि ये मास्टर कैडर का क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों ने मास्टर कैडर के लिए इसको प्रिपेयर नहीं करना. दिस इज अगेन एमएससी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी क्लासिकल मैकेनिक्स का है और ये क्वेश्चन भी जो बच्चे मास्टर कैडर का पेपर दें वो ना करें. ठीक है, जो मैरिटोरियस वगैरह दें, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने कोई भी मास्टर कैडर, मैरिटोरियस, लेक्चर कैडर, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर हुआ, सभी में ये क्वेश्चन आ रखा है. तो बच्चे भूल जाते थे कि कौन सी वैल्यू हाफ है कौन सी नहीं है. एम, और वैसे तो यहाँ से तो इसका आंसर बड़ा क्लियर है कि एम हाफ है एन 2 है. तो कैनोनिकल के लिए सबसे पहले केस होता है क्यू और पी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 होती है, और 1 होती है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर इसको सॉल्व किया जाता है. पॉइजन ब्रैकेट होती है ये इनकी. जो एमएससी फिजिक्स है या जो मैरिटोरियस या लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, दे वेल नो दीज थिंग्स. फिर इसको सॉल्व किया जाता है. सॉल्व करके एक प्रोडक्ट बन जाती है q पावर 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 1. तो हम कहते हैं 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से m2 इक्वल्स टू 0 रहता है, तो m आ जाता है हाफ और n आ जाता है 2. अगेन मास्टर कैडर वाले ना करें इसको, मैरिटोरियस स्टूडेंट्स और लेक्चर कैडर के बच्चे ही करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. ये क्वेश्चन पॉइजन ब्रैकेट अभी जिसकी मैं बात भी कर रही थी, अगेन दिस इज एमएससी टॉपिक, सो इसका आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज एमएससी टॉपिक, क्लासिकल मैकेनिक्स. ठीक है, इसका आंसर है ए. कोई जनरेटिंग फंक्शन 4 होते हैं, f1, f2, f3, f4. इन चारों में से एक फंक्शन f3 पूछा हुआ है.
तो जो लेक्चर के अंदर मैरिटोरियस पढ़े वो इनको अच्छे से करें. नेक्स्ट आफ्टर दिस we come to the another question. Question number 26. चलिए, question number 26. The total force in Newton acting on a body of mass of 5 kg relative to a coordinate system moving vertical upward on earth with an acceleration of 5 meter per second square. अब ये क्वेश्चन जिसने +1 +2 की फिजिक्स भी ढंग से पढ़ी हुई है उसको भी आता होगा. रीजन बीइंग +1 में एक क्वेश्चन कराते थे मोशन ऑफ अ पर्सन मूविंग इन एन एलिवेटर और लिफ्ट. उसमें ये कहते थे कि अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो जो बॉडी है उसका वेट ज्यादा हो जाता है, नीचे आती है तो कम हो जाता है. सेम थिंग एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो. जब वो ऊपर जा रही है तो उसका जो वेट है G प्लस ए हो जाता है. मास गिवन है 5 kg, G 9.8, एक्सेलेरेशन 5, so 5 multiplied by 14.8, so it becomes equals to 74 Newton. So B option is the right answer. और अगर यही लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही होती या सिस्टम डाउनवर्ड मूव कर रहा होता तो यही फॉर्मूला G माइनस ए हो जाता. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द मेनी वर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सजेस्ट. देखो मेनी वर्ड इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है कि देयर आर सो मेनी, जैसे हम कहते हैं ना कि देयर आर सो मेनी यूनिवर्सेस, तो क्वांटम मैकेनिक्स में यही कहते हैं कि देयर दैट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वांटम वेव फंक्शन दे बिकम अल्टरनेटिव रियलिटीज, कि they all can exist. So this is the meaning of many word interpretation. And next we come to Heisenberg's uncertainty principle. ये हमने हमारे पिछले पेपर के डिस्कशन में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये किसके बारे में बताता है, मैंने आपको बताए थे ये कॉन्जुगेंट वेरिएबल्स होते हैं. एक होता है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, इनकी प्रोडक्ट एच कट. एक डेल्टा ई और डेल्टा टी, इनकी एच कट. थर्ड डेल्टा थीटा और डेल्टा एल, इनकी एच कट. तो आपसे पूछा किसके लिए, डैश ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली. सो पोजीशन एंड मोमेंटम, ये तीनों में से तो मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रही है. इट माइट बी ऑन द नेक्स्ट पेज. यस इट इज हियर. सो पोजीशन एंड मोमेंटम, दैट इज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, दे कांट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. ये क्वेश्चन भी एमएससी का क्वेश्चन है, क्योंकि एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ये, उन्हीं में काउंटर्स पढ़ाए जाते हैं. द टर्मिनल काउंट ऑफ मॉडुलस 13, बस इतना सा बता देते हैं, जितना यहाँ पे मॉडुलस लिखा होता है ना उससे कम एक काउंट देते हैं, 1 लेस देन इट. मतलब अगर मॉडुलस 13 बोला है तो उसका लास्ट काउंट 12 होगा. फिर 12 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 1 0 0. कैसे, ये 2 पावर 3, ये 2 पावर 2, 2 पावर 1, 2 पावर 0. तो ये बन गया 8 और 4 12. So its answer is D option. And next we come to question number 30. In question number 13, with the increase in the intensity of the light, the resistance of light dependent resistor. सबसे पहले तो एक LED होती है और एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं. लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को एक और नाम भी दिया जाता है, इन्हें फोटो रेजिस्टर्स भी बोल दिया जाता है. ठीक है. अब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स सबसे पहले उससे डिफरेंट कैसे हैं, इनका नाम एक और लिख लेते हैं, इनको फोटो रेजिस्टर्स भी बोला जाता है. इनका सिंबल रेजिस्टेंस और इनके ऊपर लाइट फॉल हो रही. ठीक है. अब एलईडी में थोड़ा उल्टा होता है, उसमें डायोड बना होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, और उसके ऊपर होता है, तो दोनों में काफी डिफरेंस है. अब इसके अंदर है कि विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, तो रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इट विल डिक्रीज. क्यों, इसकी प्रॉपर्टी क्या है. इन दिस क्वेश्चन वी कैन, लास्ट पेज पे ही लिख देते हैं. हाँ जी, तो इसके बारे में 2 लाइंस लिख देते हैं. Here photoresistors are those whose luminous power
increases with intensity of light and resistance decreases. रेजिस्टेंस इनकी डिक्रीज कर जाती है। जब आप ये पढ़ें तो इसके बारे में एक चीज पढ़ लीजिएगा कि ये पैसिव कंपोनेंट्स होता है, कुछ कंपोनेंट्स को एक्टिव कंपोनेंट्स बोले जाते हैं, कुछ पैसिव होते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो एक्चुअल में मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सारे जो हैं एक्टिव कंपोनेंट है ओरिजिनल में जो आते हैं। पैसिव होते हैं जो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फोटो रेजिस्टर इज अ पैसिव कंपोनेंट क्योंकि इसके अंदर कुछ और एडिशंस भी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 31। When light wave moves from water into air, which one of the following properties remain unchanged? देखो ये जो मीडियम चेंज होने पे प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि रे कहां से कहां जा रही है। देखिए चाहे रे डेंसर टू रेयर जाए और चाहे रेयर टू डेंसर जाए, एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। कभी भी इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फिर चेंज क्या क्या होना है, फेज चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, फाई चेंजेस, लैम्डा चेंजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस। ठीक है, ये सारी चीजें चेंज होती है, लेकिन इंटेंसिटी ऑल्सो चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी विच रिमेन्स अनचेंज। जब ये चीज पढ़ें तो इसके साथ एक और चीज आपको बता देते हैं। जब भी कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में या रेयर से डेंसर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क होता है। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक वर्ड याद करवाती होती हूँ, रोड टू न्यूयॉर्क। ये वर्ड क्या सजेस्ट करता है कि रेयर से डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल। मतलब कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, जैसे ये ग्लास है और ऊपर एयर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से हिट कर रही है नॉर्मल से, ये रहा इसका नॉर्मल, तो इट विल रेयर से डेंसर आ रही है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। एंड उल्टा हो जाएगा कब, जब डेंसर से रेयर जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये बात भी थोड़ी सी ध्यान में आप रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। The frequency of red light of wavelength 6800 angstrom. Frequency V is equals to, कई बच्चे एफ लैम्डा से याद रखते हैं, कई बच्चे न्यू लैम्डा से याद रखते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इट विल बी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी लाइट है, लाइट की तो यही वेलोसिटी होती है, और लाइट की जो वेवलेंथ दे रखी है 6800 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी विच विल कम आउट टू बी 4.4 into 10⁻14 hertz. C option is the right answer. And next we come to question number 34. The characteristic impedance of vacuum और free space, Z0 बोलते हैं इसको, जो कि रेशियो होता है E0 over B0 की टर्म्स में कैलकुलेशन इसकी डिटेल में देते होते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, सीधा याद रखें कि जो Z इसकी इंपीडेंस की वैल्यू होती है फ्री स्पेस की, वो 377 होती है। डायरेक्टली वैल्यू याद रखिए, 377 ओम्स होती है, तो उसके नियरेस्ट हमें यही वैल्यू दी जा रही है। हालांकि हमने जब जनवरी वाला पेपर देखा था तो उसमें हमने देखा था कि उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, इंपीडेंस ऑफ कंडक्टर, तो उसका हमने क्या आंसर बताया था वो भी आप ध्यान में रखिएगा कि कंडक्टर की इंपीडेंस 0 होती है। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन। चलिए, a semiconductor material is commonly used for fabricating LEDs.
दैट ऑपरेट्स इन द विजिबल रीजन ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम। देखो जो बेटे एलईडीज बनाई जाती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड जो बनाते हैं, उनमें जो ईजी होती है, जो लैम्डा और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कैसे, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो बैंड गैप के साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, और कितनी वेवलेंथ आनी है वो भी आप ऐसे कर सकते हो, ये खुद अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इनमें से जितनी बैंड गैप आएगा उसके अकॉर्डिंगली हमें वेवलेंथ की रेंज पता चल जाती है। तो इनमें ये जो गैलियम फॉस्फाइड मटेरियल होता है, ये वेवलेंथ हमें दे देता है विजिबल रीजन में, और गैलियम आर्सेनाइड ये जो होता है ये हमें देता है आईआर रीजन में। तो जो आईआर वाले अलार्म्स बनते हैं वो सारे इन्हीं बेसिस। ठीक है, so we have completed up to 35 questions in this video. In the next video it will be from 36 to 50. Thank you.